Namaskar, good evening, and welcome to the 11th episode of Encounter with Alok, sponsored by Zozo DMC, which is a destination management based out company in England and Scotland, which does lot of FIT groups and other tour packages. They have also started doing Europe as well. So अगर आपको यूरोप या यूनाइटेड किंगडम में कहीं भी घूमना हो तो आप डू कंसिडर Zozo DMC. आज हमारे बीच जो गेस्ट आने वाली हैं या मैं कहूंगा आएंगी, उनका नाम है निष्ठा सिंह। सोशल वर्कर या सपोर्ट वर्कर भी हम कह सकते हैं उन्हें। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैलेडोनियन सोशल केयर में काम करती हैं, जो कि अल्जाइमर स्कॉटलैंड का सिस्टर कंसर्न प्रॉपर्टी है। सो लेट्स कनेक्ट टू निष्ठा जी एंड शी विल बी इन विथ अस एट एनी मोमेंट। उनको मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया है और तब तक हम म्यूजिक सुनते हैं। होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे और कोविड के टाइम पे आप गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉलो कर रहे होंगे, जो कि बहुत आवश्यक है और बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अपनी सेफ्टी से ज्यादा कोई महत्व नहीं रखता है। सो आ चुकी हैं हमारे बीच निष्ठा सिंह, आ चुकी हमारे बीच। किसी भी समय वो आ सकती हैं और निष्ठा सिंह आ चुकी हैं। निष्ठा सिंह, कैन यू हियर मी? माइक आपका म्यूट है माइक। यस, कैन यू हियर मी निष्ठा? हाउ आर यू? आप कैसी हैं? थैंक यू आलोक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? एकदम बिल्कुल बढ़िया। और सबसे पहले प्रणाम करता हूं आपको और धन्यवाद जो आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे बीच जुड़ी हैं आप। थैंक यू वेरी मच आलोक, आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। नहीं, हमारा भाग्य है कि आप आए, मुझे बहुत खुशी है। और मैं बता दूं कि ये निष्ठा सिंह जो है, ये शेफ पवन, एवरीवन नोज नाउअडेज शेफ पवन, सो ये शेफ पवन की वाइफ हैं, धर्म पत्नी मैं कहूंगा। जी बिल्कुल। तो मैं निष्ठा को आपको निष्ठा जी, आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बता दूं। इसमें 3 राउंड्स होंगे। जो पहला राउंड होगा आपके करियर पे होगा, आपके अचीवमेंट्स पे होगा, आप क्या करती हैं, और एक क्वेश्चन कोविड से होगा। दूसरा होगा, दूसरे राउंड में हमारे पास एक ही प्रश्न होते हैं जो कि आपके ट्रेवल बेस पे होंगे, क्योंकि जोजो डीएमसी हमारे पार्टनर हैं, तो हमारा ट्रेवल का पूछना जरूरी बनता है। और तीसरा राउंड होगा रैपिड फायर राउंड। सो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी मजा आएगा। तो हम शो की शुरुआत करें निष्ठा जी? हाँ जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो मैं जानना चाहूंगा एनकाउंटर नंबर 1 क्वेश्चन पे, जो कि निष्ठा सिंह से होगा, वो ये होगा कि निष्ठा सिंह जब इंडिया से फ्रॉम वाराणसी, निष्ठा सिंह बनारस से स्कॉटलैंड का जर्नी कैसा रहा और क्या क्या हुआ? ओवर टू यू निष्ठा। थैंक यू। हाँ, तो बनारस से स्कॉटलैंड तक की जर्नी, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे 10 साल हो गए हैं स्कॉटलैंड आए हुए, तो ऑलमोस्ट अ डेकेड। तो काफ़ी लंबी जर्नी रही है और सो फार बहुत अच्छी भी रही है और मैं काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। तो बैक टू बनारस, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप बनारस में हुई, मेरी स्कूलिंग बनारस में हुई, जो कि शुरुआत में मैं प्राइमरी 5 तक बनारस के एक बहुत ही रिनाउंड स्कूल है, वनीता पब्लिक स्कूल, मैं वहाँ पे पढ़ी। उसके बाद मैंने सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, जो कि BHU, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसका ही एफिलेटेड स्कूल है, वहाँ मैंने वहाँ से स्कूलिंग की अपनी 6 से लेकर 12 तक की। और उसके बाद मैंने मेरा ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया और उसमें मैंने BA ऑनर्स इन साइकोलॉजी में मैंने अपनी ग्रेजुएशन किया। और फिर मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन बनारस में ही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, वहाँ पे मैंने अपना MA इन क्लिनिकल साइकोलॉजी की मैंने पढ़ाई की। तो ये तो मेरी एकेडमिक जर्नी रही है। और मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी एक्टिवली पार्ट लेती थी।
और मैंने एनसीसी जो कि नेशनल कैडेट कोर है, मैंने एनसीसी स्कूल में ही ज्वाइन किया था, और जिसमें मैं कई सारे कैंप्स में गई। और इंडिया में एनसीसी में दो सबसे बड़े कैंप्स होते हैं जो कि नेशनल लेवल पे, जहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया से कैडेट्स आते हैं और उनके बीच में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो कि एक है 26 जनवरी का रिपब्लिक डे कैंप, जिसमें कि 26 जनवरी परेड में भी पार्ट लेते हैं एनसीसी कैडेट्स। आपने देखा होगा एक ट्रूप होता है जिसमें कि वो परेड में वो राजपथ पे ड्रिल करते हैं। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने उस राजपथ ड्रिल में पार्ट लिया था, और मैंने उस पे उस राजपथ पे परेड में भाग लिया था और मैंने किया था। तो वो है। और फिर मैं 2 बार बेस्ट कैडेट रह चुकी हूँ एनसीसी में अपने स्टेट लेवल पे, जिसमें मुझे गोल्ड मेडल भी मिला था। और शूटिंग में मैंने .22 राइफल शूटिंग की है, तो उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला था। और उसी रिपब्लिक डे कैंप में मैं आलोक जी हाईलाइट करना चाहूँगी कि मैं बहुत लकी थी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली हमारे राष्ट्रपति भवन जाने की, और मैं राष्ट्रपति भवन गई थी। और हम उस समय हमारे राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन जी थे, जिनके साथ हमने टी पार्टी की थी। हमें सौभाग्य मिला था कि हम उनके साथ उनके बैक गार्डन में, जो कि बहुत ही आलिशान बड़ा सुंदर बैक गार्डन है उनका, वहाँ पे हमने अपने टी पार्टी में भाग लिया था, जिसमें वो खुद आए थे और हम सभी से इंडिविजुअली उन्होंने सबसे हाथ मिलाया था, जो कि मैं उस समय क्लास 8th में थी। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मुझे सौभाग्य मिला और मैंने उसमें भाग लिया। तो ये तो मेरा को करिकुलर से रिलेटेड है। और मैं और हाईलाइट करूँगी कि हमने उसी दौरान जिस ईयर में मैं 1998 में गई थी, जब हमारा गोल्डन जुबली ईयर था रिपब्लिक का, तो उस समय फिर मुझे हमारा वाराणसी जो कि स्टेट लेवल पे भी कंपटीशन हुआ था, देन फिर हम नेशनल लेवल पे गए थे। तो स्टेट लेवल के कंपटीशन में हमारा वाराणसी फर्स्ट आया था विद इन स्टेट उत्तर प्रदेश। तो हमें गवर्नर जी के घर भी जाने का मौका मिला था, और वहाँ भी हमने टी पार्टी अटेंड किया था हमारे गवर्नर के साथ। तो ये और मुझे बहुत एनकरेज किया मेरी फैमिली ने इस उसमें जाने का। और यही वजह है कि मैं चाहती थी कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं, और मैंने आर्मी के लिए ट्राई भी किया था। फाइनल राउंड तक भी मैंने एसएसबी इंटरव्यू जो कि होता है, तो मैंने वो फाइनल तक मैं गई थी। मैं अनफॉर्चुनेट वर्ड तो नहीं यूज करूंगी यहाँ पे, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया, मैंने अपना बेस्ट किया। बट मैं ठीक है, मैं सेलेक्ट नहीं हुई क्योंकि नॉन टेक्निकल वहाँ पे थोड़ी कम वैकेंसीज होती हैं। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में डिफरेंस ये होता है कि लाइक जैसे आप, अगर मैं आर्ट साइड से पढ़ी हुई थी, तो साइंस साइड जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इनके लिए ज़्यादा वैकेंसी होती है आर्मी में फॉर वुमेन। और नॉन टेक्निकल में थोड़ी कम वैकेंसी। तो जब मैं गई थी उस समय ऑल ओवर इंडिया में 9 वैकेंसीज थी सिर्फ, जिसमें कि मैं फाइनल तक गई। तो वो भी एक अपने में बहुत प्राउड की बात है। और सबसे बड़ी बात कि जब हम एसएसबी इंटरव्यू में जाते हैं, तो आपको डे 1 से फील कराया जाता है कि आप आर्मी ऑफिसर हैं। तो पूरी डिसिप्लिन के साथ आपका पूरे परेड के साथ, आप कहीं भी अगर एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट जा रहे हैं, तो आपकी पर्सनालिटी में वो चीज़ दिखनी चाहिए। यू लुक इरेक्ट एंड ऑल दैट। तो वो चीज़ आपको एकदम मेस में जाना और प्रॉपर ड्रेसअप होके, आप ऐसे नहीं कि आप जा रहे हो और कुछ भी पहन के जा रहे हो, नहीं, उसमें प्रॉपर शूज होने चाहिए, आपके प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए। तो वो जो टाइम था मेरा 2 वीक्स का, मैंने उसमें ही अपने आप को फील कर लिया कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ। तो ये भी एक अपने में बहुत बड़ी अचीवमेंट कह सकती हूँ मैं, कि मैंने एटलीस्ट वो टाइम मैंने जी लिया जो मैं चाहती थी, जो मेरा सपना था। तो आपको पहले ही वो भावी आर्मी ऑफिसर बना देते हैं, वो जी आपको एक फील गुड फील फैक्टर दे देते हैं। जी जी बहुत बड़ी बात है। आपने जैसे मेंशन किया कि मैं सुन रहा था तो मैं लिखा कि आप
एनसीसी में थी, तो एनसीसी में क्या आपने राइफल और बंदूकें भी चलाई हैं? हाँ जी, जी अरे हाँ, वाह। मैंने .22 राइफल होती थी हमारी, उससे मैंने शूटिंग में पार्ट लिया है। और जिसमें दो तरह की, एक टारगेट शूटिंग करते थे और एक होती थी स्नैप शूटिंग। तो दोनों में डिफरेंस ये होता था, स्नैप शूटिंग में वो आपको इंस्ट्रक्ट करते थे, जब वो बोलते थे तो आपको फायर करना होता था। और उसका टारगेट भी काफी छोटा होता था, वो ह्यूमन फिगर होता था उसके ऊपर, ओ और माय आपको गॉड। उस ह्यूमन फिगर के अंदर ही और विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको शूट करना होता था। और जो टारगेट शूटिंग होती है, उसमें आप अपने टाइम से शूटिंग करते हैं। वाह। और उसमें एक सर्कल, जैसे आपने देखा होगा, टारगेट में डिफरेंस ये होता था कि वो सर्कल बिल्कुल। होता था, और सर्कल के अंदर आपको पॉइंट्स मिलते थे कि आपने कितनी कितनी कम दूरी में आपने सारी बुलेट्स अपनी शूट की हैं। तो ओ माय मैंने गॉड। हाँ, मैंने शूटिंग भी की है जिसमें मुझे मेडल भी मिला है। तो वाह। जी हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही अच्छा। और आपने ये भी मेंशन किया कि आप राष्ट्रपति भवन गई, जो कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाता है, कि आप उनसे मिलने का आपको गौरव प्रदान हुआ। तो कैसा फीलिंग, कैसा था आपको, कैसा क्या लग रहा था उस समय जब आप गई? घर में क्या तो बताया, कैसा हुआ? वो तो ग्रेट फीलिंग है, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे आंखों के सामने है। अरे वाह। सबसे पहले मैंने अपनी लाइफ में पहली बार, जो आजकल एक आम बात हो गई है, सिक्योरिटी चेक। अब तो आप कहीं भी जाएंगे, आपको वो एक टनल के थ्रू जाना होता है जी। जिसमें आपको जी। वो स्कैन करते हैं। तो वो मैं, मेरी लाइफ में मैं पहली बार ये उस कौन से पे सन की गई। बात कर रहे हैं हम? ये 1998 में। अरे 1998 की बात जी, कर रहे हैं। जी 1998 की बात कर रही हूँ मैं, उस समय क्लास 8 में थी, बहुत छोटी। और उस समय मैं, सिक्योरिटी चेक बहुत बड़ी बात होती थी, और बहुत बड़ी नया बात। उस समय आपके लिए ये नया होगा, क्योंकि हम लोग हाँ उस जी, समय सुनते थे, अरे आप जी, अमेरिका में जाएंगे तो फला होगा, यूके में जाएंगे तो फला होगा। नहीं, बिल्कुल सही, जी, बिल्कुल सही। जी। वाह। तो बहुत बढ़िया। उसके थ्रू तो उसमें ये था कि आपको इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आप कोई भी मेटल की चीज लेकर ना जाएं। और तो हमने, जैसे उन्होंने स्पेशली ऐसे मेंशन कर देते हैं कि आपके पास कोई शार्प चीज नहीं होनी चाहिए, जैसे नाइफ नहीं होना चाहिए, नेल कटर नहीं होना चाहिए, ऐसी चीजें आप अलाउड नहीं है। तो आप कुछ मेटल ना लेकर जाएं। तो मैं, क्योंकि छोटी, और कैंप में चीजें मिसिंग होती हैं, तो हमें वो आदत थी कि छोटे से बैग को भी लॉक कर लो और उसकी चाबी गले में टांग लो। तो मैं जब वहां गई तो मैंने इस चीज को रियलाइज नहीं किया कि मेरे गले में मेरी चाबी टंगी हुई है। और क्योंकि मुझे बोला गया था शार्प चीजें ना हो, तो उस पर ही हमने फोकस किया। और मैं वो चाबी लेकर आराम से, जैसे ही मैं उसके थ्रू गई और वो सायरन बजने लगा, और सारे सिक्योरिटी वाले और वो सब कमांडोज एंड ऑल दैट वो लेके आके खड़े हो गए, और मेरी हालत ऐसी थी उस समय कि मैंने क्या कर दिया और ये क्यों बजा। बाकी तो जा रहे हैं, और जो मेरे साथ मेरे सीनियर थे वो भी पलट पलट के देखने लगे कि ये क्या हुआ, मतलब इसके साथ क्यों बजा, ये क्या लेकर आई है। तो सारे मेरे जो वहां पे हमारे साथ जेसीओ गए थे वो आए, बोले कि क्या है तुम्हारे पास, तुम्हारे पॉकेट में। मैंने कहा सर मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मैंने तुरंत अपने पॉकेट, जैसे इनसाइड आउट ऐसे करते हैं, तुरंत निकाल के दिखा दिया कि देखिए सर मेरे पॉकेट में तो कुछ भी नहीं है। तो बोले बेटा आपके पास कुछ तो है। तो वो सिक्योरिटी में जो लेडी थी उसने बोला काम डाउन, और इतने में तो मेरी आंखों से आंसू टपकने शुरू हो गए। मैंने बोला बेटा आप घबराइए नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, आप इधर आइए, साइड आइए। फिर मैं साइड में गई। बोले आपके पास कुछ तो हो। फिर उन्होंने वो एक जो होता है जिससे वो स्कैन करते हैं स्कैन मैनुअली, करते हैं। वो उससे स्कैन किया। तो जैसे ही मेरे गले के पास आया तो वो फिर से बजा। तो उन्होंने बोला आपने गले में कुछ पहन रखा है। तो मैंने ऐसे निकाला कि हाँ ये मेरी की है इसके अंदर। तो मैंने उनको बोले हाँ ये आप की निकाल दीजिए। तो वो की निकाली गई। फिर उसके लिए मुझे वो उनके पास उन्होंने रख लिया। फिर मुझे एक टैग दिया कि जब आप वापस जाएंगे तो आप करेक्ट कर सकते हैं कि। तो ये एक ऐसा था कि मतलब मेरा एक्सपीरियंस शुरू में ये, फिर तो मैं एकदम ऐसे डरी सी सहमी सी हो गई कि मैं कुछ भी छूने में, कहीं आने जाने में भी डरने लगी कि कहीं कुछ बज ना जाए कहीं कुछ वो ना चलिए, हो जाए। ये कहानी आपको रहेगी कि आप जब नव बड़ा होगा तो आप नव को भी बता सकती हैं कि क्या हुआ बिल्कुल। था। एंड he'll जी। start laughing as well as we laughed. It's बिल्कुल। memories to cherish. आप बिल्कुल। बिल्कुल ये याद रहेंगी। हाँ बहुत जी। बढ़िया। पहला क्वेश्चन हम बहुत अच्छे तरह समझ लिए कि निष्ठा जी वहां से, इंडिया से, बनारस से स्कॉटलैंड कैसे लैंड कर गई। हाँ अब जी। ये बताइए, बीच बीच सफर में आपने जिक्र किया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का भी,
तो हाँ जी। इसके बारे में हमको कुछ बताइए, इसमें आपने क्या किया, क्योंकि ये काफी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी, इवन उसका नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है। जी जी। हाँ जी, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। जी। एक्चुअली मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, मैं ऐसा बोलूँगी कि मैं स्कूल के टाइम से ही उसके साथ जुड़ गई थी, वाह। क्योंकि मैंने जहाँ से अपनी स्कूलिंग की है क्लास 6 से, जो कि सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल है, वो जी। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट है। तो मैं तो तब से ही जुड़ गई थी, क्योंकि वो फिर मैंने जब एनसीसी ज्वाइन किया, तो बेसिकली हमारा एनसीसी का सारा कैंप सब कुछ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर ही होता था। तो हमारा मतलब मेरा आना जाना काफी पहले से ही, स्कूलिंग टाइम से ही यूनिवर्सिटी के अंदर शुरू हो गया था। और हम्म। यूनिवर्सिटी, जैसा आपने बोला आलोक जी, बहुत ही खूबसूरत है। जी। आप जैसे ही एंटर करेंगे, आपको बिल्कुल लगेगा कि आप बनारस के बनारस नहीं, आप किसी दूसरी दुनिया में ही आ गए हैं। बिल्कुल इतनी सही। क्लीनिनेस, और लगता ही नहीं कि वही बनारस के लोग जो कि उसके यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। बिल्कुल डिफरेंट, आपका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है उसके अंदर आके। और बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही एक वातावरण ही ऐसा है कि बिल्कुल आपको बिल्कुल। आपको एकदम अपने उसमें अंदर आपको समा लेगा अपने अंदर। तो ऐसे बिल्कुल। है वहां पे। और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, हमारा परिवार बहुत बहुत ही पुराने टाइम से जुड़ा हुआ है। मेरे ग्रैंडफादर, जो कि मेरे दादाजी हैं, उन्होंने अपना ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया था। अरे और वाह। उन्होंने तब किया था जब महामना जी वहां पे थे। वो और जी, और मुझे बहुत याद बढ़िया। है, मेरे मेरे दादाजी ये बताया करते थे कि एक टाइम था जब उनके पास फीस नहीं थी पे करने के लिए, और उन्होंने महामना जी को लेटर लिखा था पर्सनली, और उन्होंने महामना जी ने पर्सनली उस लेटर का रिप्लाई किया था, और उनकी बिग फीस थिंग। को माफ करने के लिए, जिसमें तो उस समय से हमारा परिवार, मतलब बहुत पहले से हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। मेरे फादर वहाँ पे उन्होंने जॉब किया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है, जी। आईएमएस, उसके अंदर उन्होंने जॉब किया। मेरे डैड कम्युनिटी मेडिसिन में थे, प्रोग्राम ऑफिसर, और वो रूरल एरियाज में बेसिकली अवेयरनेस का, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो अवेयरनेस के लिए करती थी काम। और मेरी मदर ने भी अपनी ग्रेजुएशन वहाँ से किया है। मेरी दो सिस्टर्स, जो कि दोनों गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यंगर सिस्टर्स, एक ने एग्रीकल्चर में किया गोल्ड मेडलिस्ट, एक ने, मेरी सबसे छोटी सिस्टर ने लाइब्रेरी साइंस में वेरी गुड। वहाँ से ग्रेजुएशन की, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है। तो हमारा परिवार बहुत मतलब हम सभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बहुत ही करीब से जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। बहुत जी बड़ी बात कही आपने, वातावरण जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और रोल प्ले करता है। मेरे को जी भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था काशी हिंदू विश्वविद्यालय जाने का, बीएचयू में। मेरे बड़े भाई वहीं से पास आउट किए थे, वो भी आर्ट से ही थे। तो मैं जब गया था ना, तो एनवायरनमेंट वाज टोटली चेंज्ड। मतलब एक मैं मेरे को लगा कि एक मैं नए युग में आ गया। जी इतना खूबसूरत। और जो बिल्डिंग की, जो मैंने बिल्डिंग्स देखे, जो वातावरण देखा, जो ग्राउंड्स देखे, पेड़ पौधे देखे, लगा कि वहां, और जब चिड़ियों की जो आवाजें आती थी, मतलब क्या बताऊं, एक अलग ही तरह का किस्म का फीलिंग था। मतलब जी। लग रहा था कि आप गर्मी में वहां आराम से पेड़ के नीचे सो जाओ। बिल्कुल बहुत बढ़िया बिल्कुल। वातावरण, बहुत बढ़िया। आप जी, आपने ये बहुत अच्छी चीज मेंशन की। मैं बताती हूँ, जब मैं पहली बार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गई थी, तो मैं अपने डैडी के साथ उनकी बाइक पे गई थी। जी। तो हम शाम के टाइम, मेरा कैंप था जब वो मुझे पहली बार लेकर गए थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पे हमारा कैंप था, उसमें वो मुझे ड्रॉप करने गए थे। तो जैसे ही हम लंका है, जो गेट है लंका का, जो मेन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जी। गेट है, जैसे ही बाइक उसके अंदर एंटर की है, ऐसे लगा जैसे ठंडी हवा वहां पे खड़े वेट ही कर रही थी कि आप आओ और आपको मैं ऐसे जकड़ लूं। मैंने एकदम से पापा को ऐसे बोला कि पापा, कितना वो लगा ना, एकदम से रोंगटे खड़े हो गए, बिल्कुल ऐसे ठंडा सा लगा कि एकदम सिटी की गर्मी, वो पोल्यूशन, और उससे, और जैसे ही आप उसके अंदर एंटर करो, एकदम ऐसा लगता है जैसे पोल्यूशन के लिए वहां पे स्क्रीन लगा दी गई है सही कि बात। नाउ यू कैन स्टे देयर, इसके अंदर एंटर ही मत करो आप। तो वो है वातावरण का नहीं, एक बिल्कुल। ये बहुत बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही फैक्टर रोल प्ले करता है, हाँ बिल्कुल जी। सही। बहुत बढ़िया। और हम
आपका पहला क्वेश्चन हम टेक ऑफ करते हैं और दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मेरे से आपको ये रहेगा कि जब आप स्कॉटलैंड आई, अब आप इंडिया से यहाँ आ गई, तो जब आप आई यहाँ, तो क्योंकि आपको क्या क्या दिक्कतें आई, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर होगा, काफी चीजें होंगी, तो उस पॉइंट में आपको किससे सपोर्ट मिला? दोस्तों से मिला, हस्बैंड से ऑब्वियसली मिलना है, तो क्या क्या उस समय दिक्कतें हुई, ये मैं जानने की कोशिश करूंगा। जी, ऑब्वियसली एक कंट्री से दूसरी कंट्री आना और अपने आप में एक था, एक अलग सी फीलिंग थी कि मैं इतनी दूर जा रही हूँ अपने परिवार से, इतनी दूर कभी कभी ऐसे कहीं इतनी दूर गई नहीं थी। तो एक बहुत ही कह सकती हूँ एक डिफरेंट ही फीलिंग थी अंदर। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कंफ्यूजन्स, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। जब मैं यहाँ आई 2010 में, हम मेरी शादी हुई थी 2010 की फरवरी में। तो मुझे उस समय मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, तो पासपोर्ट और वीज़ा में 5-6 महीने लगे। तो मैं सितंबर में यहाँ आई। और मेरे हस्बैंड एज यूजुअल शेफ हैं, तो वही लॉन्ग वर्किंग आवर्स, वही 9 बजे घर से जाना, 11 बजे 12 बजे घर वापस आना। तो उस बीच में मेरे लिए काफ़ी मतलब लेंदी आवर्स हो जाते थे घर में अकेले बिल्कुल। तो मुझे याद है जब मैं आई थी पहले दिन, तो मुझे इन्होंने एक बताया कि एक फैमिली है जो कि इनके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और वो मुझे उनके पास लेकर गए। और भैया जो हैं मिस्टर दिनकर भारद्वाज, वो पवन के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ ही शेफ थे कैमरन हाउस में, जब मेरे हस्बैंड जॉब करते थे। और तो वो मुझे उनके घर लेकर गए कि आप इनसे मिलो, और ये बहुत अच्छी फैमिली है, आपको अच्छा लगेगा। तो मैं वहाँ गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सच में उस फैमिली से मिल करके। ऐसा नहीं लगा कि मैं फर्स्ट टाइम किसी से मिल रही हूँ। और तो मुझे वहाँ जाके पता चला कि जो दिनकर भारद्वाज जी हैं, उनकी वाइफ श्वेता भारद्वाज, वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड की कॉलिंग सिस्टर हैं। तो मतलब उनके बच्चों ने उनकी बेटी, जो बड़ी बेटी है संशिका, उसने मेरे हस्बैंड को मामू बोलना शुरू कर दिया था कि क्या मैं इनको मामू बुला सकती हूँ, क्योंकि वो बोलती थी कि ये बिल्कुल मामू जैसे लगते हैं, जो उसके खुद के मामू हैं उनके जैसे लगते हैं। तो उन्होंने तो मैंने भी दीदी को फिर दीदी बुलाना शुरू कर दिया, और हमारी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। और दीदी ने बेसिकली मुझे बहुत सपोर्ट किया सेटल इन होने में। यहाँ पे आलोक जी, मैं ये मेंशन करूंगी कि शायद कहीं ना कहीं पवन से ज़्यादा उन्होंने मुझे हेल्प किया। नो डाउट पवन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और बट सपोर्ट के साथ साथ एक हेल्पिंग हैंड होना चीज़ों को समझने के लिए, कि आपके साथ जाना, आपको चीज़ें सिखाना, और स्टेप बाय स्टेप वो एक अलग ही रोल उन्होंने प्ले किया मेरी लाइफ में, श्वेता दीदी ने, जिसके लिए मैं हमेशा उनकी थैंकफुल रहूंगी। बहुत अच्छा। और उन्होंने मुझे, जब मैं यहाँ आई तो शुरुआत के कुछ टाइम तक मैं जॉब इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था। मैंने आते ही गूगल पे जाके और वो करना, पर हर जगह से मुझे शुरू, पहले तो मुझे कभी रिप्लाई नहीं आए। फिर जब मुझे रिप्लाई आए, तो रिप्लाई में आता था कि यू वी कांट ऑफर यू दिस जॉब बिकॉज यू डोंट हैव एक्सपीरियंस वर्किंग इन यूके। बिल्कुल तो सही। मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगता था कि जब आप काम ही नहीं दोगे तो मुझे एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। तो मैं उस जगह पे आके थोड़े महीनों के बाद, जब 5-6 महीने हुए, तो मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड सी होने लगी कि शायद मैं नहीं, मुझे जॉब मिलेगी मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड। मैं साइकोलॉजी में जॉब ढूंढ रही थी कि, तो मुझे लगा मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड मुझे यहाँ पे कोई जॉब नहीं मिलेगी। तो मैंने पवन को बोला कि मैं अब कहीं और जॉब ढूंढना शुरू करती हूँ। तो पवन ने बोला नहीं, आप ट्राई करो, आप अपने सब्जेक्ट में ही ट्राई करो, जरूर मिलेगा आपको। तो मैं ऐसे ही, मैंने फिर श्वेता दीदी से ये चीज शेयर की। मैंने कहा दीदी, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं बताती हूँ। यहाँ पे वॉलेंट्री वर्क जो होते हैं उसका काफी रोल है, तो क्यों ना तुम वॉलेंट्री वर्क ढूंढो। और वॉलेंट्री वर्क इट कुड बी एनीवेयर, अगर तुम्हें किसी शॉप में मिल जाए, जैसे यहाँ पे बहुत सारी चैरिटी शॉप्स होती हैं। तो जैसे कैंसर रिसर्च के लिए चैरिटी शॉप है, और ब्रिटिश हार्ट सोसाइटी की चैरिटी शॉप है, मैरी क्यूरी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो वो क्या, वो बेसिकली फंड रेज करते हैं
कैंसर से रिलेटेड और डिफरेंट उसमें हर एक फील्ड में आपको मिल जाएगी चैरिटी शॉप। तो उन्होंने बोला कि हम वहां जाके ट्राई करते हैं, तुम वहां पे करो, वॉलेंट्री वर्क करो। और वॉलेंट्री वर्क में फायदा ये होता है कि वो आपके हिसाब से आप कितने घंटे दिन में, लाइक वीक में कौन से दिन आप करना चाहते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कभी भी जाके उनको हेल्प करें। कुछ वॉलेंट्री वर्क में वो आपको आपके एक्सपेंसेस देते हैं, लाइक आपके आने जाने में अगर आप कुछ स्पेंड कर रहे हैं, आप बस ले रहे हैं, ट्रेन ले रहे हैं, तो कहीं कहीं पे आपको वो एक्सपेंसेस वो देते हैं, पर आपको बाकी आपका वॉलेंट्री होता है, लाइक आवर आप कितने दे रहे हैं वो आपका वॉलेंट्री होता है। लेकिन काफ़ी एक्सपीरियंस मैंने किए हैं कुछ, और मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला और तरीके पता चले कि कैसे मैं यहाँ पे काम कर सकती हूँ। और एक और चीज श्वेता दीदी ने मुझे बताई जो कि है ई सोल। ई सोल है इंग्लिश स्पीकिंग फॉर अदर लैंग्वेजेस। ई सोल में क्या है कि वो आपको बेसिकली अगर आप किसी और कंट्री से आए और आपकी इंग्लिश आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो वो आपको हेल्प करते हैं इंग्लिश लर्न करने के लिए। तो मैंने वो ज्वाइन किया। तो जो वो बेसिकली कम्युनिटी सेंटर्स में वो उसके कोर्सेज चलते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। वो बेसिकली आपको हेल्प करते हैं आपकी आप कम्युनिकेट कर सको यहाँ पे सोसाइटी में इजीली। तो उसके लिए वो आपको बेसिक इंग्लिश सिखाते हैं। तो जब मैंने जहाँ पे ज्वाइन किया था, क्योंकि फॉर्चुनेटली मेरी इंग्लिश उतनी मतलब ठीक थी, थोड़ी अच्छी थी, तो नहीं, उन्होंने मुझे बोला बहुत बढ़िया है। थैंक यू। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, जहाँ जो जिस लेवल का कोर्स हम करा रहे हैं वो हमारे पास नहीं है, आपको कहीं और जाना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे दूसरी जगह भेजा जो कि हमारे एरिया में था बट थोड़ा दूर पे था। मैं वहां गई। फिर वहां पे जब मैंने कोर्स किया तो वहां मुझे एक फ्रेंड मेरा बना जो कि पोलैंड का था वो बंदा। और उसने मुझे और तरीके बताए कि मैं कैसे स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक यहाँ पे है जिसके बारे में उसने बताया कि वहाँ कांटेक्ट करो, वो आपको हेल्प करेंगे आपके करियर से रिलेटेड, कि आप कैसे अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि आपके पास तो डिग्री है, और उसको मैंने बताई कि मेरे पास मास्टर्स की डिग्री है, तो उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। फिर मैं श्वेता दीदी के साथ, उन्होंने मुझे हेल्प किया, वो फाइंड किया प्लेस कि कहाँ है स्किल डेवलपमेंट आसपास हमारे। वो मेरे साथ आई, वहाँ पे गए हम, और फिर हमने वहाँ पे फिर मैंने अपनी डिग्रीज वगैरह सब बताई। फिर उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। और मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि ब्रिजेस प्रोग्राम है, जो कि यहाँ पे ग्लासगो में है, उन्होंने हेल्प की। वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली जो बाहर की कंट्री से आते हैं, असाइलम सीकर्स होते हैं, उनको हेल्प करती हैं अपना करियर स्टैब्लिश करने में यूके में। तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। उनके कुछ छोटे छोटे कोर्सेज थे, वीक के 2 वीक के, तो वो मैंने कोर्सेज ज्वाइन किए उनके साथ। और वहाँ पे विद इन वो कोर्स करते करते मेरे पास मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अल्जाइमर स्कॉटलैंड में वॉलेंट्री वर्क ज्वाइन करने की। अल्जाइमर स्कॉटलैंड यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिमेंशिया, पीपल लिविंग विद डिमेंशिया, उनके साथ काम करती है और उनको सपोर्ट करती है अल्जाइमर स्कॉटलैंड। तो मैंने वहाँ पे वॉलेंट्री वर्क स्टार्ट किया। और शुरुआत में मैं उनका एक प्रोग्राम चलता था सिंगिंग फॉर ब्रेन, जहाँ पे कि बेसिकली लोग आते थे और सिंगर्स आते थे और वो हेल्प करते थे। क्योंकि सिंगिंग एक ऐसी सॉन्ग या सिंगिंग एक ऐसा थेरेपी है जो कि मेंटल हेल्थ में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है और बहुत ही थेरेपेटिक होता है। और आपने देखा होगा कि अगर आप बहुत कंफ्यूज और बहुत फ्रस्ट्रेटेड या बहुत ही सैड फील करते हैं और आप गाना सुनिए तो आपको काफी अच्छा फील होता है, आपका बूस्ट अप हो जाता है, आपका मोरल होता है। तो वो इसलिए सिंगिंग का रोल हर एक मेंटल हेल्थ के साथ काफी जोड़ा जाता है। तो मैंने फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ सिंगिंग फॉर ब्रेन प्रोग्राम में पार्ट लिया। एज अ वॉलेंटियर मैं वहाँ काम करने लगी, वहाँ पे लोगों की हेल्प करती थी। डिमेंशिया एडवाइजर जो हमारी फियोना केन डिमेंशिया एडवाइजर थी, जिसने मुझे काफ़ी हेल्प की अल्जाइमर स्कॉटलैंड में सेटल इन होने के लिए, तो मैं उसके साथ काम करती थी क्लोजली। और विद इन फ्यू मंथ्स मुझे पेड जॉब मिल गई अल्जाइमर स्कॉटलैंड में। वेरी वेरी गुड जी, थैंक यू। और जिस वजह से ब्रिजेस प्रोग्राम ने अपनी एनुअल
जो रिपोर्ट होती थी, जो उनकी एनुअल मैगजीन आती थी, उसके फ्रंट कवर पे मेरी पिक्चर लगाई थी, बहुत बढ़िया, जो कि मेरे बहुत ही लिए एक बढ़िया, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और रियली उन्होंने नाइस। इसलिए कि विद इन उनके कोर्स में करते करते ही मुझे पेड जॉब मिल गई थी, तो जिसके लिए उन्होंने बहुत मेरी बड़ी चीज, पिक्चर बहुत बहुत बड़ी में। चीज, जी बहुत ही ज्यादा अच्छी एंड प्राउड मोमेंट फॉर फैमिली एज वेल। तो जी जैसे आपने मेंशन किया कि जैसे श्वेता भारद्वाज के बारे में और दिनकर भारद्वाज के बारे में, क्योंकि जनरली हाँ जब लोग आते हैं, हमारे पास ऐसा कोई आदमी नहीं था, वी स्ट्रगल्ड अ हाँ लॉट, लेकिन आपके पास एक, मैं कहूंगा कि एक एंजल के तौर पे कोई आके आपकी जी मदद की। और काफी, मैं आपको भी आप बोलूंगा कि आप फ्रंट स्टेज पे आके किसी के बारे में बोलते हैं और उनका एहसान मानते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज के जमाने में आज क्या क्या लोग हैं, हर जगह हर समाज में लोग ऐसे होते हैं, लेकिन याद करना, उनको सराहना बहुत बड़ी चीज है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। मेरा तीसरा प्रश्न आपसे निष्ठा जी ये होगा, जैसे आपने मेंशन किया डायमेंशिया, तो जी हम लोग सुनते हैं कि डायमेंशिया आता है जाता है, तो मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इसमें क्या होता है और क्या चैलेंजेस आते हैं आपको, आप जब ड्यूटी पे जाती हैं। जैसे अब आप तो, अब भगवान बहुत अच्छा किया कि तरक्की भी हो रही है, अच्छा हो रहा है, और आप फुल टाइम भी हो गई, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आपको, किस तरह से लोग देखते हैं और क्या होता है, इस पे फोकस करने की प्लीज बताइए। जी जी। डिमेंशिया एक मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगी, मैं कोई डॉक्टर्स की कोई लैंग्वेज नहीं यूज़ करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ हमारे व्यूवर्स इसको अच्छे से समझें। तो डिमेंशिया एक सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकती हूँ कि एक ब्रेन रिलेटेड इलनेस है, जो कि हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है। और इसके एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, जो कि जब एक बार हो जाती है तो वो समय के साथ बढ़ती जाती है। और डिपेंड करता है कि ब्रेन के किस पार्ट पे अफेक्ट आया है। तो उस पर्सन को, जिसको डिमेंशिया है, उसके जिस पार्ट पे अफेक्ट आया होगा, उसके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं। और बहुत ही कॉमन जो इसका एक सिम्टम है वो है फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस जैसे भूलने की बीमारी, और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी पे ज़्यादा अफेक्ट आता है। उन्हें रीसेंट चीज़ें नहीं याद रहेंगी, कि जैसे आप आज का दिन नहीं याद रहेगा, डेट नहीं याद रहेगी। और फैमिलियर प्लेस में जहाँ वो सालों से रहे भी हैं, हो सकता है वो उस जगह को नहीं समझ पाएंगे कि ये कौन सी जगह है। अगर उन्होंने वो लंच कर चुके होंगे और वो भूल जाएंगे कि उन्होंने अभी रिसेंटली लंच किया है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। उनको प्रॉब्लम्स फिर उनकी डेली टू डेली लाइफ जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो उसमें उन्हें थोड़ी डिफ़िकल्टीज आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि ड्रेसअप होना, वो उसमें कंफ्यूज होते हैं। टूथब्रश है, जो कि बचपन से हम टूथब्रश तो करते ही हैं, हमारा एक डेली रूटीन होता है दिन में, लाइक सुबह और रात में सोने से पहले। और वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि उन्हें, अगर उनको आप ब्रश और पेस्ट थमा देंगे, तो उन्हें नहीं पता होगा कि उन्हें करना क्या है इसके साथ। तो ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। मैं आलोक जी यहाँ पे आपको थोड़े से फैक्ट्स भी बताना चाहूँगी, क्योंकि इसको लोग बहुत लाइटली लेते हैं, जो कि इतनी लाइटली नहीं लेना चाहिए। यूके का मैं आपको फैक्ट्स बताती हूँ। यूके में आज की करंट जो है, उसमें 850,000 पीपल आर लिविंग विद डिमेंशिया इन यूके। और जिसमें कि ओवर जो 80 इयर्स ओल्ड जो लोग होते हैं, उनमें 6 लोगों में एक को होने की चांसेस होती हैं। लाइक 1 in 6 ओवर 80 इयर्स के जो लोग होते हैं, उनको डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर इस साल 2020-21 में 209,600,000 पीपल को होने के चांसेस हैं अरे बाप डिमेंशिया। ये सिर्फ मैं आपको यूके का बता रही हूँ। और जिसमें कि 70% जो हैं वो केयर होम्स में रहते हैं, क्योंकि वो जब हम, जैसे मेरी जो कंपनी है कैलेडोनिया सोशल केयर, हम पोस्ट डायग्नोस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि हम कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल क्लाइंट सेंटर्ड
प्रोग्राम मतलब सपोर्ट हम देते हैं। क्लाइंट सेंटर्ड का मतलब है कि हम जो सपोर्ट प्लान बनाते हैं वो उस पर्सन की जी। बेसिक नीड्स को ध्यान में रखकर वो प्लान बनाते हैं। तो वो बिल्कुल हम देखते हैं कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसको हेल्प कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली उनके खुद के घर में रहने के लिए, क्योंकि आगे जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जाती है ये बीमारी, वो आपको फिर एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती है, और जहाँ पे कि एक्सपर्ट्स की हेल्प फिर चाहिए होती है जो कि नर्सेस कर सकती हैं, और उसमें फिर लास्ट में डिसीजन यही लिया जाता है कि उनको केयर होम या फिर रेजिडेंशियल हॉस्पिटल्स जो होते हैं उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो जो कि 70% पीपल वहाँ पे ही रहते हैं, बट जो बाकी हैं जिनको हम इंडिपेंडेंटली, जिनको हम हेल्प सपोर्ट कर सकते हैं कि वो अपने घरों में इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी जो उनकी जो हॉबीज हैं, जो वो चाहते हैं वो कर सकें, हम वो उस लेवल पे सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे और मैं बताऊंगी कि एज रिलेटेड चीज़ें भी देखी जाती हैं कि ये एज लोगों में ज़्यादा होती है, बूढ़े लोगों में ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं है। अच्छा। यहाँ मैं बताऊंगी कि 42,000 पीपल अंडर 65 ईयर्स ओल्ड यूके में हैं, जिसको अर्ली ऑनसेट कहा जाता है। तो ऐसा जी। नहीं है कि ये सिर्फ एज रिलेटेड होती है, ये यंग पीपल में भी। और मैंने खुद में किसी को सपोर्ट किया था जो कि अनफॉर्चुनेटली अब वो हमारे बीच में नहीं है, और वो सिर्फ 42 ईयर्स के थे जिनको मैंने सपोर्ट किया है। तो और मैंने उनको प्रोग्रेस होते देखा है। डिपेंड करता है कि क्या वजह है। जैसे मैं आपको कॉजेज बताऊं, इसके कई कई कॉजेज जो हैं वो टाइप्स भी कहते हैं। अल्जाइमर्स होता है, वो सबसे कॉमन कॉज होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि उसमें फॉरगेटफुलनेस हो जाती है, लोग चीज़ें भूलते हैं, उनको पुरानी चीज़ें याद रहेंगी, 20 ईयर्स पहले की चीज़ें याद रहेंगी, उनकी अपनी वेडिंग याद रहेगी, वेडिंग में उन्होंने क्या पहना, उनको अपना पुराना एड्रेस याद रहेगा जहाँ पे पहले कभी पैदा हुए होंगे या रहे होंगे, बट करंट एड्रेस भूल जाएंगे, आज की डेट भूल जाएंगे। और करंट चीज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी में प्रॉब्लम आती है। धीरे धीरे प्रोग्रेस होता जाता है, अपने आप को ड्रेसअप करना, पब्लिक प्लेस में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना, इन चीज़ों में स्ट्रगल बेसिकली करना वो शुरू कर देते हैं। और जितने अर्ली में होता है तो ऐसा देखा गया है कि वो प्रोग्रेशन जल्दी होता है। तो ये एक प्रॉब्लम कह सकते हैं कि अर्ली स्टेज में होने में एक ये हो सकती है, होती है ऐसी प्रॉब्लम। बहुत तो नई चीज, जैसे हम लोग सुनते थे कि हाँ बूढ़ा हो गया तो हाँ अब इसको डायमेंशिया हो सकता है, नहीं आज मेरे को, क्योंकि आप काम कर रही हैं, आप सपोर्ट कर रही हैं, तो जान के मेरे को हैरानी भी हो रही है कि नहीं मतलब ये किसी को भी हो सकता है। ये देखिए बेसिकली ये ब्रेन रिलेटेड है, तो ये जी। किसी को भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बूढ़े में ही होता है, किसी को भी हो सकता है। जैसे वैस्कुलर डिमेंशिया है, उसमें क्या होता है कि हमारे ब्रेन्स की जो सेल्स होती हैं, जी। वो जो वेसल्स होती है जो कि ब्लड फ्लो करती हैं, वो नैरो हो जाती हैं, जिससे ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है। तो ऐसे में ब्रेन प्रॉपर काम नहीं करता है, और धीरे धीरे उसकी जिस सेल में ब्लड सप्लाई कम होती है वो सेल धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, डेड सेल जो सेल्स होती हैं वो डेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनमें डिमेंशिया की सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। उनके मूवमेंट में उनके लाइक हाथ काम करना बंद कर देंगे, और कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होती है। आई साइट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर चीज को हमें जो दिखता है हम उसी के हिसाब से उसको समझते हैं। कि कोई चलते चलते अचानक से लड़खड़ा रहा है सपोज, हम्म। और या उसको समझ में नहीं आ रहा है वो सीढ़ी मिस कर रहा है, या अगर थोड़ा सा भी जहाँ चल रहे हैं वहां ऊपर नीचे है वो उसको मिस करता है, तो हम क्या सोचते हैं, एक आम अरे इसकी आई साइट पे प्रॉब्लम हो गई। जरूरी नहीं है कि वो आई साइट की प्रॉब्लम हो। हमने आंख चेक कराई, अरे आंख तो ठीक है, चश्मा लगा दिया, नहीं लगाया, या डॉक्टर ने बोल दिया हाँ नहीं ठीक है ओल्ड एज के साथ चश्मा लगा दो। लेकिन जरूरी नहीं, हो सकता है ब्रेन सही काम ना कर रहा हो, उसको डेप्थ परसेप्शन में प्रॉब्लम हो रही है, उसको पता ही ना चल रहा हो कि यहाँ पे ऊंचा नीचा है। तो ये सारी प्रॉब्लम डिमेंशिया से रिलेटेड हो सकती है। तो बेसिकली हमें कोई भी चीज अज्यूम नहीं करनी है, हम्म। और ये सोच के नहीं छोड़ देना है कि अरे ये तो ये
हमें अगर कुछ भी ऐसे लग रहा है कि ये इससे सिम्टम्स, कुछ भी ऐसे बिहेवियर चेंज आ रहा है, कंफ्यूज्ड अगर है, जल्दी से फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहा है, सबसे ज़्यादा धीरे धीरे क्या होता है कि लोग अपनी जो बहुत फेवरेट काम होते हैं, जैसे यहाँ पे गोल्फ खेलना बहुत फेवरेट है लोगों को, गोल्फ स्कॉटलैंड में बेसिकली, तो फुटबॉल उसमें इंटरेस्ट कम हो जाना, फुटबॉल मैच नहीं देखना, तो ये सब एक क्योंकि ब्रेन फिर आपका मैसेज नहीं ठीक से आपको दे रहा है और वो इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो तो ये सारी मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं हाँ जानना जी, चाहूंगा और मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जब ये तो क्योंकि बहुत जबरदस्त टॉपिक आज छिड़ा है और हाँ मैं जी, इसीलिए आपको लेके आया था कि लोग जाने, दुनिया जाने। जी। तो आदमी स्पीच में कैसे बोलता है, कम्यूट कैसे करता है, कम्युनिकेशन में क्या बैरियर्स आते हैं, ये मैं जानने की कोशिश करूंगा और हमारे दर्शक भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, कम्युनिकेशन, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। कम्युनिकेशन में भी बहुत प्रॉब्लम, जैसे फॉरगेटफुलनेस होती है, और उसके साथ साथ आप देखेंगे कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि आपका ब्रेन प्रॉपर काम नहीं करता है, वो प्रॉपर मैसेज नहीं दे पाता है। तो लोगों में उनको वर्ड फाइंड करने में, वो एक्सप्रेस बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने इमोशंस को वर्ड के थ्रू, लेकिन उनको वर्ड्स नहीं मिलते हैं, वो सही से उनको क्या कहना है वो ये कह नहीं पाते हैं। तो ऐसे में फिर एज अ सपोर्ट वर्कर मेरा रोल ये है कि मैं उनको, उनके बिहेवियर को जज करती हूँ और उनको प्रॉम्प्ट करती हूँ वर्ड्स। तो बिल्कुल से ऐसे लगता है कि ओ हाँ, मैं तो यही कहना चाह रहा था, या मैं तो यही कहना चाह रही थी। तो वर्ड्स में हेल्प, तो उसके लिए हमें ये करना होता है कि हमें बहुत ही उनसे कम्युनिकेट करते समय बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज करनी होती है और धीरे बात करनी होती है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एज अ एशियन इंडिया से आई, और मैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे एशियंस में भी ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम नहीं है। ओवर 25,000 पीपल फ्रॉम एशियन एंड एथनिक माइनॉरिटी जो हैं ग्रुप्स के लोग यूके में, उनमें भी डिमेंशिया है। हाँ, ये ज़रूर मैं बोलूँगी, हो सकता है नंबर ज़्यादा हो क्योंकि बहुत से लोग सामने नहीं आते हैं, और मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके ये अपने व्यूवर्स को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ इसको छुपाएं नहीं, क्योंकि हम हेल्प कर सकते हैं। और हम यहाँ पे मेरे जैसी और भी, जैसे कैलेडोनिया सोशल केयर, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हैं यहाँ पे, और वो आपकी हेल्प करने के लिए ही हैं। मैं मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, करेंटली मैं 3 क्लाइंट्स को अपने सपोर्ट करती हूँ जो कि जी। एशियन बैकग्राउंड के हैं। हम्म। और हमने देखा कि वो यहाँ पे ओवर 60 इयर्स से रह रहे हैं, और जो कि फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते थे, और उन्होंने जॉब की है यहाँ पे, किसी की शॉप्स थी, किसी ने बैंक में काम किया है, किसी ने अपना रेस्टोरेंट चलाया है, तो बहुत से लोग। पर वो इस इलनेस की वजह से, जो कि इसका एक बहुत ही, मैं कह सकती हूँ कि दुखद बात है, कि वो इंग्लिश लैंग्वेज 60 साल से यहाँ पे हैं और बोल रहे थे, और वो अब इंग्लिश में बहुत ज़्यादा उनको डिफ़िकल्टी होती है, और वो मैं बोलूँगी कि बेसिकली वो भूल चुके हैं इंग्लिश लैंग्वेज, और वो वापस सॉरी अपनी लैंग्वेज कह रहे सॉरी हैं। सॉरी, मैं आपको काटूंगा। क्या हाँ जी, आपने बोला कि वो 60 साल से यहाँ रह रहे हैं और इंग्लिश लैंग्वेज ही भूल गए हैं? लैंग्वेज भूल गए हैं, हाँ अरे जी। वाह। 80 इयर्स, 85 इयर्स है जिनको मैं सपोर्ट करती हूँ, जो कि उनको 60 इयर्स हो गए हैं, और जो 2 मेरे और क्लाइंट्स हैं वो और थोड़े कम एज के हैं और थोड़े कम टाइम से यहाँ रह रहे हैं, 40 इयर्स से रह रहे हैं। बट फिर भी वो 60 इयर्स से जिन्होंने इंग्लिश में काम किया, बात की, और वो आज उनको प्रॉब्लम होती है, वो समझ ही नहीं पाते कि क्या बोल रहे हैं, और वो वापस अपनी लैंग्वेज पे आ गए हैं, और वो पंजाबी और अपनी हिंदी और उर्दू लैंग्वेज पे आ गए हैं। जी। तो मैं बहुत प्राउडली यहाँ पे कहूँगी कि मुझे ये सौभाग्य मिला है, कह सकती हूँ, कि मैं उनको हेल्प करती हूँ, और मैं उनके साथ उनको अपॉइंटमेंट्स में लेकर जाती हूँ, उनके जहाँ पे कि मैं डॉक्टर से कम्युनिकेट कर सकती हूँ, उनको ट्रांसलेट करके बताती हूँ कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं, या फिर जैसे वो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो शॉप असिस्टेंट से कैसे बात करनी है, या शॉप असिस्टेंट उनको क्या कह रहे हैं,
तो मैं उन्हें कम्युनिकेट करके बता सकती हूँ। तो मैं देख सकती हूँ कि अब उनमें एक कॉन्फिडेंस थोड़ा आ रहा है, और वो क्योंकि बहुत वो अच्छा। अपने घरों में आइसोलेट हो गए थे, बिल्कुल उनको बाहर आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था, क्योंकि फैमिली ऑब्वियसली बिजी होती है अपने जॉब में, तो उनको जब टाइम मिलता था वो लेकर जाते थे, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं। बट मैं उनको वीक में 2 या 3 बार सपोर्ट करती हूँ और उन्हें बाहर लेकर जाती हूँ। तो नाउ आई कैन सी चेंज इन देम, कि वो बहुत भी अच्छा। अपने आप को इस सोसाइटी का पार्ट समझ रहे हैं। नहीं, तो आपके जज्बे को मैं सलाम करना चाहता हूं, और ये मंच आपके जज्बे को सलाम करना चाहता है, थैंक यू क्योंकि वेरी मच। इसके लिए पैशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, धैर्य चाहिए, हाँ और जी। ब्रेव, सबसे ज्यादा बोल्ड होना पड़ेगा, ब्रेव होना पड़ेगा। नहीं, मैं जी। तहे दिल से आपको धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि आप जो काम कर रही हैं वो कार्य बहुत ही अच्छा है और सराहनीय है। उसके लिए मैं थैंक यू। आपको एक बार फिर से हाथ जोड़ के इस मंच पे प्रणाम करना चाहता हूं। बहुत अच्छा, थैंक यू बहुत ही आलोक। बढ़िया निशा थैंक जी। यू। मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि आपको कोविड के सिचुएशन में इनसे कैसे डील कर रहे हैं कोविड, ओह आप? फिंगर क्रॉस ये जल्दी से पीछा छोड़ के जाए पूरे विश्व का, जी। जो कि अभी समय लगेगा। बट मैं यही कहना चाहूँगी कि बी पॉजिटिव, और हमको हर सिचुएशन को फेस करना चाहिए पॉजिटिवली। और मैं और मेरी ऑर्गेनाइजेशन, हम बहुत ही पॉजिटिवली इस चीज़ को ले रहे हैं, और हम हर तरह से अपना 100% दे रहे हैं कि हम इस पेंडेमिक में, इस कठिन सिचुएशन में भी अपने सर्विस यूजर्स को हेल्प कर सकें जितना हम कर सकते हैं। तो कोविड में देखिए क्या है कि जैसा कि हम सभी को पता है, लॉकडाउन हुआ जिसमें कि सारे प्लेसेस को बंद कर दिए गए, कहीं विजिट नहीं कर सकते हैं, हम अपने घरों में बंद हो गए। तो जिसका मैंने कहीं ना कहीं कुछ कुछ क्लाइंट्स के साथ, हमने जो हमारे सर्विस यूज़र है उनके साथ स्ट्रगल देखा है, और उनको वापस से उस विड्रॉल वाली सिचुएशन में, उस आइसोलेशन वाली सिचुएशन में भी देखा है। और क्योंकि क्या होता है, जो मेंटल हेल्थ है, जो मेंटल इलनेस होती है, उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि होती है रूटीन। हमको एक रूटीन बनाना होता है, क्योंकि किसी भी मैं यहाँ पे बोलूँगी कि मेरा बेटा है, मैं इस मंच पे आपको बताऊँगी, वो ऑटिस्टिक है और वो नॉन वर्बल है। और हमें जब जब मेरा बेटा डायग्नोस्ड हुआ ऑटिज्म के साथ, तो मैंने ये चीज़ लर्न की कि कैसे मैं उसको हेल्प कर सकती हूँ। तो एक चीज़ जो हमने सीखा वो ये है रूटीन, कि एक सेट रूटीन बनानी पड़ेगी, जो कि हर मेंटल हेल्थ के साथ वाइटल रोल प्ले करता है रूटीन। तो डिमेंशिया में भी वो चीज़ है। तो हमारे क्लाइंट्स जो हैं, हमने एक रूटीन बनाई है कि ठीक है, हम इतने बजे उठेंगे, सो एंड सो पर्सन आएगा आपकी हेल्प करेगा, और सो एंड सो आएगा जो कि आपको बाहर ले जाएगा। आप अपने क्लब्स में जाते हैं, जैसे हम उन्हें उनके क्लब्स लेकर जाते हैं, डे केयर लेकर जाते हैं, वो सारी चीज़ें अचानक से बंद हुई। और ग्रेजुअली चेंजेस लाओ तो फिर भी इंसान एडजस्ट हो जाता है, लेकिन जो ऑल ऑफ सडन चेंज आता है, वो बहुत ही मुश्किल वाली चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो रोल प्ले किया एज अ सपोर्ट वर्कर, हमने फिर ये देखा कि कैसे हम उनको उनके घरों में हेल्प कर सकते हैं। तो जिसमें कि मैं आपको बताऊं, जैसे सिंगिंग के लिए मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है एवरी वॉइस करके, जो कि ब्रायन मार्शल करके एक सिंगर है, वो एक ये ग्रुप चलाते हैं। तो उन्होंने फिर जूम पे स्टार्ट किए सेशंस। तो लोग अपने घरों में बैठ के, फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया, जिनके पास लैपटॉप्स नहीं होते थे या इंटरनेट नहीं होते थे, फिर उनको कनेक्शन, हम लोगों ने फैमिली को बोला कि भाई कनेक्शन लाओ, ताकि वो घर में बैठ के उस ग्रुप्स को तो अपने फैमिलियर चेहरे देख सकें जो ग्रुप में मेंबर्स आते थे। तो जूम कॉल्स की हमने। फिर अगर किसी को बेकिंग पसंद है, तो हमने बेकिंग, हम घरों में जाते थे, तो वो सपोर्ट जो हम बाहर स्पेंड करते थे टाइम कम्युनिटी में, हम कम्युनिटी उनके घरों में लेकर जाने लगे। वाह, वाह, सिंगिंग बहुत की बहुत अच्छा चीजें, बोले कि हम फुटबॉल कम्युनिटी ग्रुप, उनके घर में लेने जाए। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फुटबॉल ग्रुप्स जैसे होते थे, तो उसमें मेमोरी फॉर फुटबॉल, तो वो जो एक्टिविटीज, क्विजेस हम लोग करते थे, तो हमने पैक्स बनाने शुरू किए।
क्विज के हम वो उनके घरों में लेकर जाते थे। फिर जैसे मैं हूँ तो मैं और हम जो हमारा क्लाइंट, हम दोनों बैठ के क्विज खेलते थे। तो जैसे मैं ही क्वेश्चन पूछती थी और कहीं कहीं प्रिटेंड करना पड़ता था कि मुझे आंसर नहीं पता है, ऑल्दो मेरे पास आंसर शीट्स होती थी। तो जी बट जी। हम लोग ऐसे करते थे कि वो वाह। कर रहे हैं, जीके बुक्स लेकर जाते थे और वो कर रहे हैं। और सिंगिंग, मैं बहुत ही बैड सिंगर हूँ, लेकिन बैकग्राउंड में मोबाइल पे सॉन्ग लगा के और वर्ड्स के साथ हम लोग सिंगिंग करते थे। तो इस तरीके से लेकिन हमने आप, सॉरी रोकूंगा, लेकिन शेफ पवन काफी अच्छा गा लेते हैं, उनको सुना है ये मैंने। हाँ, शायद उनके साथ रह के और मैंने मुझे फील होने लगा नहीं मैं तो बहुत ही बेहतरीन हूँ फिर तो। नहीं, लेकिन मैं इस मंच से एक बार और कहना चाहूंगा कि आप इस मंच पे आके, क्योंकि आपको मालूम है कि लोग देखेंगे, लोग देख रहे हैं, और इस मंच पे आके आप अपने बच्चे के बारे में बता रहे हैं, इसके लिए करेज चाहिए। और आप में कितनी पॉजिटिवनेस है, दैट्स द थिंग वी आर लुकिंग फॉर। और हमें अगर सीखना पड़े, मैं सही में आपको बोला, मेरा रोंगटा खड़ा हो गया। एंड आई वांट टू टेल एवरी व्यूअर्स कि आपको पॉजिटिव अगर आप हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर जी ठान ले इंसान तो कुछ भी कर सकता है। बहुत अच्छा। बिल्कुल। एक बार फिर से मैं मैं बोलना चाहूंगा कि मैं इनके जज्बे को सलाम करना चाहता हूं और ये थैंक मंच यू, सलाम करता है। थैंक निष्ठा यू। जी। और मैं इस मंच के थ्रू आपको बताना चाहूंगी कि मैं कई जैसे फेसबुक वगैरह पे स्टोरीज पढ़ती हूँ जी। लोगों की। और जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक स्टोरी पढ़ी है, स्कॉटलैंड का ही एक बच्चा जिसको कि डॉक्टर्स ने बोल दिया था ये कभी चल नहीं सकेगा, कभी भी अपनी लाइफ में चल नहीं सकेगा। और ये मैंने कल ही पढ़ी है वो स्टोरी, मुझे अच्छा। नाम नहीं याद है और जी अगर मैं शायद डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहूंगी, जी उनकी जी जी। अपनी आइडेंटिटी है। तो वो बच्चा आज की डेट में उसकी मम ने फेसबुक पे एक स्टोरी डाली है जिसमें उसने डाला है कि वो यहाँ पे एक माउंट सॉरी बेन नेवेस करके एक माउंट है जिसपे वो क्लाइंब करने वाला है। जी, फोर्ट उसको, विलियम में है। जी जी, फोर्ट हाँ विलियम जी, में। वो बच्चा जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि वो चल नहीं सकता है, वो बच्चा 7 या 8 इयर्स का है वो बच्चा, और वो अब क्लाइम करने वाला है माय गॉड। माउंट बेन नेविस। बहुत तो बड़ी चीज ये ये चीजें मैं, ये ऐसी स्टोरीज हैं, मैं अपने व्यूअर्स को बोलूंगी कि प्लीज प्लीज ऐसी स्टोरीज को पढ़ें और इनसे इंस्पायर हुए। ऐसी बहुत बहुत सी बढ़िया। स्टोरीज है। मेरा बेटा नॉन वेर्बल है। मैंने यूएस की एक लड़की जो कि एक ऑथर है, वो बहुत ही अच्छी अपने ऊपर ही स्टोरीज जी। लिखती है, वो नॉन वेर्बल है और वो एक ऑथर है, वो बुक्स लिखती है। वाओ। तो उससे मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ। उसके पास एक गैजेट है जिसमें वो टाइप करती है और वो गैजेट उसके लिए बोलता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें लाइफ में, किसी भी चीज से हताश ना हो कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, हर चीज को टाइम दें और पॉजिटिव रहें, समय बहुत के बढ़िया। साथ साथ, और कांस्टेंट रहें। जैसे होता है ना कि हमने एक वो कछुए और उसकी कहानी सुनी थी कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जी। तो वो है, आप स्लोली बस चलते रहें, रुके नहीं। कोई भी ऑब्स्टिकल आए, आप उस ऑब्स्टिकल को पार करने का तरीका, आपको जरूर कोई ना कोई एक्सपर्ट मिल जाएगा, एक्सपर्ट एडवाइस लें और आगे बढ़ें। यही मैं बोलूंगी बहुत अपने बढ़िया। सारे व्यूअर्स को। बहुत अच्छा चीज आपने बोला कि हताश ना हो, पॉजिटिव रहें और कांस्टेंट रहें, चलते रहें। बहुत बढ़िया। चल, इसी के साथ राउंड नंबर 1 हम कंप्लीट करते हैं, और आपने बहुत अच्छा किया तो हम आपको फुल मार्क्स देते हैं निष्ठा जी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, दूसरे राउंड में पहुंचने में सिर्फ मुझे, दूसरा राउंड सिर्फ मुझे 2-3 लाइनों में बताइएगा कि आप अभी तक कहाँ ट्रेवल कर चुकी हैं और आपको कौन सा जगह अच्छा लगा, किसके साथ गए, कहाँ घूमे। थोड़ा सा ट्रेवल पार्ट में अगर 2-3 लाइनों पे अगर आप फोकस कर दें। बिल्कुल, ट्रैवलिंग, ओ आई लव ट्रैवलिंग। मैं इंडिया में पहले आपको बताऊंगी कि मैं जी। इंडिया में बहुत सारे पार्ट्स में गई हूँ। जैसे कि हम सिक्किम के उसमें मैं अपने कॉलेज के टूर पे गई थी। मैंने वो पूरी जगह एक्सप्लोर की है, सिक्किम का पूरा एरिया। और मुझे बहुत मुझे हिल स्टेशंस, हिली प्लेसेस बहुत पसंद है। शायद मुझे इतना पसंद था कि मैं आके स्कॉटलैंड में ही बस गई हूँ, जहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ आपको पहाड़ ही पहाड़ नजर आते हैं। और लेकिन बहुत 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 रिफ्रेशिंग होता है, आप बाहर निकल जाइए तो आपको बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। तो मैं बहुत ही अपने आप को फॉर्चुनेट बोलूँगी कि मैं यहाँ पे हूँ और ऐसी जगह पे सुंदर जगह, मैं सबको बोलूँगी आए ज़रूर घूमें स्कॉटलैंड अपना।
तो हाँ, मैं सिक्किम गई हूँ, मैं गुजरात के एरियाज में घूमी हूँ, नासिक, सापुतारा एक जगह है वहाँ पे, जहाँ पे दुर्गा जी का काफ़ी अच्छा सापुतारा माता का मंदिर है, वहाँ गई हूँ। और मैं साउथ पार्ट में बैंगलोर गई हूँ, वहाँ पे भी घूमा है। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का मुझे उतना मौका नहीं मिला, लेकिन हाँ, हम हर साल जब भी इंडिया जाते हैं तो हम एक ऐसा प्लान करते हैं कि चलो इस बार इस पार्ट को देख के आते हैं इस बार। तो अभी हमारा ये ऐसा प्लान है, फिंगर क्रॉस कि ये कोविड जल्दी से खत्म होए ताकि हम खुल के ट्रैवल कर सकें। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारी लिस्ट में है गोवा जाने का प्लान। हाँ तो जब भी हम नेक्स्ट जाएंगे तो मैं गोवा ज़रूर घूमूंगी जाके इस बार। और इंटरनेशनल या अब्रॉड कह लें तो मैं इतना ज़्यादा अभी नहीं घूमी हूँ। हाँ, यूके के में बोल सकती हूँ, मैंने बहुत सारे पार्ट्स अपने स्कॉटलैंड में बहुत सारी जगहों पे मैं घूम चुकी जी हूँ। ओबन जैसे मुझे बहुत पसंद आया था। जी जी। अ, वो काफ़ी सुंदर जगह है। इनवरनेस बहुत सुंदर है, तो इन जगहों पे एवीमोर वगैरह। और इंटरनेशनल में मैं अभी वेनिस होके आई हूँ ओह फेब्रवरी में। वाओ। अरे जी हाँ, वाह। हम अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ईशु मेहरोत्रा एंड उसकी फैमिली, साक्षी और उसका बेटा, हम गए थे और बहुत ही शॉर्ट विजिट था, ईशु, ये लेकिन ईशु मेहरोत्रा वही जो शेफ हैं? जी हाँ, अच्छा, सो वो शेफ शेफ है मीट और शेफ, ही शेफ जी मीट जी शेफ। ओह ओहो, वेरी यस, वेरी गुड। और अच्छा एंड जी ही जी। इज सेलिब्रिटी शेफ। हाँ, और अभी आप आपको मालूम है, जब मैं उनका 2 दिन पहले वीडियो देख रहा था। हाँ जी, शेफ का 2 दिन पहले वीडियो देख रहा था ना, आई वाज शॉक्ड कि ही इज डूइंग सो गुड। शेफ वेरी पवन वेल। एंड दे आर रियली यस, डूइंग गुड। हाँ, ही इज डूइंग वेरी वेल। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर कोई भी हमारे व्यूवर्स को अगर कोई भी इशू को बाय फेस पहचानना चाहते हैं तो वो विजिट स्कॉटलैंड की वेबसाइट पे जाएं, उसमें जी एक छोटा सा ग्लांस इशू का भी मिलेगा, क्योंकि वो जिस रेस्टोरेंट में अभी काम कर रहे हैं, उनका फिश मार्केट, वो बहुत ही लंबी लाइनें वहाँ पे लगती हैं और बहुत ही रिनाउंड रेस्टोरेंट है एडिनबरा में वो इस समय। तो वो उसके थ्रू मैं जब भी शेफ का बाल देखता हूँ ना तो मुझे मैराडोना की याद आती है, जो फेमस फुटबॉलर फ्रॉम अर्जेंटीना, मैराडोना। मैं शेफ से जरूर आज आज मैं सोचता हूँ कि मैं उनको कॉल करके उनसे बात करूं। बहुत अच्छा जी याद दिलाया आपने, बहुत बढ़िया। हाँ तो जी, कैसा लगा आपको वेनिस, अच्छा लगा? बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छी, और एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। जी। पानी के बीच में, यूनिवर्सिटी के वाह। बीच में पानी, एंड और मेरा बेटा, मैं आपको बताऊं, वो ऑब्सेस्ड है पानी के साथ, ओ। उसको बहुत पसंद है। एंड ही वाज कि यहाँ पे तो इतने स्विमिंग पूल्स हैं, मम्मा मुझे जाने क्यों नहीं दे रही है। तो मतलब लिटरली हमें उसको ऐसे ग्रैब करना पड़ता था, बेटे ये स्विमिंग पूल नहीं है, ये कैनाल है, तुम इसमें स्विमिंग नहीं कर सकते हो। तो हमें, और कितनी हमारी ऐसी पिक्चर्स हैं जो कि हम देखते हैं और हम लिटरली बैठ के हंसते हैं कि उसमें सॉक्स और शूज, हम गंडोला पे जा रहे हैं, उसने सॉक शूज निकालने शुरू कर दिए कि बस अब तो मुझे चांस मिलने वाली है पानी में कूदने के लिए। तो हमें हर जगह कभी सॉक्स उठाना पड़ रहा है, कभी शूज उठाना पड़ रहा है, कभी गंडोला वाले बहुत पीछे अच्छा, से आ रहे हैं, अरे देखिए आपका बेटे शूज भूल आया। तो बहुत बढ़िया। बहुत इंजॉय किया था हमने, वो विजिट हमारी बहुत ही फन फिल्ड मेमोरेबल विजिट विजिट रही। रही, बहुत बहुत सही, मेमोरेबल। बहुत बढ़िया निष्ठा जी। अब सेकंड राउंड भी हम क्रॉस लाइन कर लेते हैं। अब हम पहुंचते हैं अपने फाइनल राउंड पे, जो कि ओके, है रैपिड फायर राउंड। यू गुड टू गो निष्ठा जी? यस। Yes, here you go. That's the spirit. So, first encounter rapid fire question to Nishta ji will be this. What's your nickname? निशु, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी छोटे से में कि जब मैं स्कूल में थी, मेरी बड़ी सिस्टर मेरे साथ, हम दोनों सेम स्कूल में थे, और उस समय होता क्या है, जनरली निकनेम ऐसे होते हैं कि उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो मेरी सिस्टर मुझे निशु करके स्कूल में बुलाया करती थी, जिसके लिए जी मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत चिढ़ाते थे। और मैं अपने इस नाम से इतनी ज्यादा नफरत करती थी कि मुझे लगता था कि कोई भी इस नाम को ना बुलाए। और जब मैं स्कॉटलैंड आई, और शायद ही मुझे मेरे हस्बैंड के कोई भी फ्रेंड हो, शायद ही कोई निष्ठा के नाम से बुलाता है, और आज की डेट में ये हो गया कि निशु से ही मैं हर जगह फेमस हूँ। एक मेरे बात, इन-लॉज के एक सब बात, कोई मुझे निशु ही बुलाते हैं। एक बात आपको बताना चाहूंगा, मैंने भी आपका नाम निशु से ही सेव किया है। अच्छा, अब you have to arrange in order what you like, it has to come first, and ओके, जो
कम लाइक वाला होता है वो लास्ट में. इटालियन, इंडियन, चाइनीज, थाई. इटालियन, इंडियन, चाइनीज, थाई. सो इंडियन फर्स्ट. क्रमांक नंबर 1 पे इंडियन आया, ठीक है. नो, नथिंग कैन बीट इंडियन. वेरी गुड. देन फिर थाई. थाई, वेरी गुड. इटालियन. इटालियन. एंड देन चाइनीज. को दैट्स नॉट बैड, बट शायद आप मुझसे 4-5 साल पहले पूछते तो चाइनीज कहीं ऊपर होता, लेकिन क्योंकि धीरे धीरे हम डिफरेंट क्यूजीन्स ट्राई करने लगे हैं. वर्ड आप चेंज हो रहे हैं. चेंज हो गया है. ओके. व्हाट टाइम डिड यू गो टू बेड लास्ट नाइट? That was 1 o'clock. 1 o'clock. Yes, because of Chef Pawan. Oh yeah. If you won Euro Million, what will you buy of that money? अगर आप यूरो मिलियन जीतेंगी तो क्या खरीदेंगी? कुछ चीजें मैं अपने बेटे को यहाँ पे आगे करूंगी. मैं उसके लिए कुछ करूंगी क्योंकि ही लव्स जैसे हम जब जाते हैं, क्योंकि ऑटिस्टिक है तो उसके लिए हर एक एटमॉस्फेयर में घुसना आसान नहीं होता है. तो मैं एक लग्जरी हॉलिडे प्लेस उसके लिए, जो कि एक कैरावैन प्लेस जहाँ पे हॉट टब हो, स्विमिंग पूल हो, मैं ऐसी चीज करना चाहूंगी, लेना चाहूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल. और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं इस स्टेज पे हूँ और दुनिया को दिखाने के लिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, बट डेफिनेटली मैं चैरिटी के लिए जरूर डिफरेंट चैरिटीज में मैं डोनेट करूंगी, क्योंकि बहुत 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 नीड है यहाँ पे. मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड चैरिटीज जो हैं उनको काफी हेल्प चाहिए होती है सोसाइटी में अपने आप को सरवाइव रखने के लिए. तो मैं जरूर डोनेशन करूंगी. गुड. इफ यू आर गिवन अ लीड रोल इन बॉलीवुड मूवी, whom as a lead role you want opposite to you? That's a tricky question. So मुझे बॉलीवुड एक्टर्स, अगर मैं मेल के साइड जाऊंगी तो मैं अमिताभ बच्चन जी और मेरे फेवरेट हैं, ऑल टाइम फेवरेट. और सेकंड मोस्ट फेवरेट हैं अक्षय कुमार, क्योंकि मैं उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ. तो मैं मेल में तो इन दो लोगों को जरूर अपने साथ चाहूंगी, और फीमेल में माधुरी दीक्षित. बहुत बढ़िया. अब जो छठा सवाल होगा, यू हैव टू प्रॉम्प्ट जस्ट एक वर्ड आपको बोलना है, ठीक है? एंड यू हैव टू बी वेरी क्विक नाउ. सो फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड, है ना, जो पहला चीज आएगा, फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड, यू हैव टू से व्हाट कम्स इन टू योर माइंड. ओके. फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश, यू हैव टू बी फास्ट. Amitabh Bachchan. First reaction when you ate Chef's Pawan food? Oh, yummy. First reaction when you came out to Scotland? I was very sad because I was missing my family. Okay. Now, 7th round. Ye ya wo. You have to be quick as well. Either or. Award or reward? Reward. Giving present or getting present? Both. I love giving and getting both. iPhone or Samsung? Samsung, all time favorite. Facebook or Instagram? Instagram. Instagram. Very good. आपने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से रैपिड फायर राउंड में दिए और ये भी राउंड समाप्त होता है. मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं आपको मेरे शो पे आने के लिए, और आपके जज्बे को एक बार और बोलना चाहता हूं. इस मंच से आपको प्रणाम करता हूं कि आप द वे यू हैव इन योरसेल्फ द पॉजिटिवनेस, वो उसको मैं बार बार सलाम करना चाहता हूं. थैंक यू निष्ठा फॉर कमिंग ऑन माय शो. एंड बिफोर गोइंग, प्लीज क्लोजिंग स्टेटमेंट टू माय व्यूअर्स. निष्ठा, ओवर टू यू. थैंक यू आलोक, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. और क्लोजिंग स्टेटमेंट में मैं बस अपने व्यूअर्स से यही गुजारिश करूंगी कि सबसे पहले तो जो करंट सिचुएशन चल रही है इंडिया में, यूके में, कई जगहों पे आप न्यूज़ में देखेंगे कोविड का वापस से केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, क्योंकि लोगों ने कहीं ना कहीं इसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है कि इसको एक अपना लाइफ का पार्ट समझने. प्लीज़ ऐसा ना करें. गवर्नमेंट की गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग में पूरा ध्यान रखें, हैंड वॉश, मास्क, सब कुछ बिल्कुल फॉलो करें.
और दूसरी चीज़, मैं बीइंग अ सपोर्ट वर्कर ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ जो एक स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ को लेकर के, उस चीज़ से बाहर निकलें, लोगों से बात करें। जैसे हम एक जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं अपनी जनरल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को लेकर, प्रॉब्लम्स को लेकर, और हम उनसे हेल्प लेते हैं, प्लीज़ प्लीज़ मेंटल हेल्थ को इग्नोर ना करें और इसमें शर्माएं नहीं। ये भी आपकी बॉडी का ही पार्ट है, आपका ब्रेन भी बहुत ही ज़रूरी एक पार्ट है। अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, खुल के जाएं, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास, काउंसलर्स के पास जाएं, इसमें बिल्कुल भी शर्माने की बात नहीं है। और सोसाइटी में आपके साथ है, किसी और के साथ है, लोगों को एक्सेप्ट करें और सबको उनको रिस्पेक्ट दें इक्वली। यही मैं आप सबसे विनती करूंगी। Thank you, Nishta ji, for coming on my show. And thank you, viewers. So let's connect on next Saturday. Till then, namaskar. Thank you. थैंक यू।